हेलो नमस्कार साथियों। मैं आपका अपना दोस्त नीरज आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नीरज स्टडी 01 में। उम्मीद करता हूं आप लोग मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की जो है ये क्लास आपको आईना दिखाएगी। ठीक है, जैसा कि मैंने थंबनेल में बताया हुआ है, ये क्लास आपको आईना दिखाएगी कि आप कितनी ज़्यादा तैयारी में हैं। और आज की जो क्लास होगी वो होगी आपकी सामान्य हिंदी। मैंने आपसे जो प्रॉमिस किया था, बोला था कि मैं आपकी हिंदी जो है कंप्लीट कराऊंगा। तो इस हिंदी में जो है, ये हिंदी जो है आपकी होगी, ये होगी आदित्य पब्लिकेशन की हिंदी होगी। ठीक है, इसमें जो है 35 चैप्टर दिए गए हैं। देख सकते हैं आप, एक से लेकर यहाँ तक 35 चैप्टर हैं। सारे ही चैप्टर के क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ। ठीक है, तो एकदम से जो है क्लास को लाइक कर देंगे और क्लास को शेयर करेंगे। जो बच्चे इस क्लास में लास्ट तक बने रहेंगे वो अपना स्कोर अच्छा करके जाएंगे, ऐसा मेरा आपसे वादा है। सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड है बिल्कुल। जो है मैंने आपको 25 क्लास कराई है हिंदी की। जिन लोगों ने वो 25 क्लास अभी भी नहीं देखी तो अभी भी टाइम है, वो 25 क्लास आप देख लें। देखो, उन क्लासों में मैंने एक क्लास में एक चैप्टर आपका कंप्लीट कराया था, लेकिन आज जो है कंप्लीट जो है आपके लिए क्लास लेकर आया हूँ। 35 चैप्टर होंगे। ठीक है, तो सारे चैप्टर के क्वेश्चन हैं, जो भी इंपॉर्टेंट है वो एक तरफ से करते चलेंगे और आपको पता चलेगा कि आप कितनी तैयारी में हैं। और एग्ज़ाम से पहले इसलिए इतने दिन पहले क्लास लेकर आया हूँ, जिससे कि आपको पता चले कि आपका कौन सा जो टॉपिक है वो वीक है, उसको आप तैयार कर सकें। मैंने आपसे बोला था इसके बाद हिंदी की कोई भी क्लास आपको नहीं कराऊंगा मैं। 25 क्लास करा दी, उसके बाद मैंने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वो कराए, जैसे संधि हुआ और आपके विलोम शब्द हुए, पर्यायवाची हुए। ये टॉपिक मैंने बार बार आपको कराए हैं फिर से। क्यों? क्योंकि आपके एग्ज़ाम को मैंने बिल्कुल ध्यान में रखते हुए आपकी तैयारी शुरू की थी। मुझे उम्मीद थी कि हमारा जो ये परिवार है, जो अभी 1000 भी नहीं हुआ है, मुझे उम्मीद थी कि आप यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम में इस परिवार को 5000 प्लस करोगे, लेकिन आपने नहीं किया। ठीक है, इस बात का थोड़ा दुख है, आपने नहीं किया, क्योंकि मैंने आपको जो क्वेश्चन कराए हैं सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन वही जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। और बिल्कुल जो है, जो मैंने नोट्स तैयार किए थे एग्ज़ाम से पहले, आपकी जो आई थी वैकेंसी, इससे पहले ही मैंने नोट्स तैयार कर लिए थे। मुझे पता था कि मैं आपको किस तरीके से पढ़ाऊँगा। बिल्कुल टॉपिक वाइज़ मैंने पढ़ाया आपको। आपको यूपी जीके, आपकी हिंदी हुई और आपकी जो है जीके जीएस हुई या आपकी रीजनिंग हुई, बिल्कुल टॉपिक वाइज़ मैंने आपको कराई। लेकिन बहुत कम लोगों ने सपोर्ट किया। जिन्होंने भी सपोर्ट किया उनका मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। मुझे पता है वो कौन लोग हैं जो आखिर तक मेरे साथ बने रहेंगे, और उन लोगों से आप मिल लेना जब आपका एग्ज़ाम हो, तब तुम्हें पता चलेगा वो लोग तुमसे कितने आगे हैं। ठीक है? तो बच्चे, इसलिए भी कुछ बच्चे जो है शेयर नहीं करते कि हमारा जो परिवार है, हमारे जो सब्सक्राइबर हैं वो कम हैं, इस वजह से भी नहीं करते। ठीक है? तो मैं आपको बता दूँ, जो भी क्वेश्चन कराए हैं आप अपनी बुक उठा के देख लें, या जिस भी चैनल से, जिस भी बुक से आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है? उस बुक से मिला लें, आपको पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम जो क्वेश्चन कराए हैं उनका लेवल क्या है। आपसे बार-बार मैंने यही बोला, क्लास को लाइक करें, क्लास को शेयर करें। ठीक है? आपको बोर नहीं होने दिया, एक ट्रिक से आपको मैंने जो है पढ़ाया। आप जो है बुक से पढ़ते हैं या फिर कहीं और से पढ़ते हैं तो बहुत लंबी जो है क्लासें वो चलती हैं। लेकिन मैंने एक क्लास आपकी 20 से 25 मिनट, 15 मिनट, 10 मिनट की क्लासें बनाई। क्यों? क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो था वो 17-18 फरवरी को है, बहुत कम समय आपके पास था। इसी वजह से जितने मेरे मोस्ट इम्पोर्टेंट नोट्स थे, मैंने जो है आपके लिए लिखे और वो आपको पढ़ाए। उसके बावजूद आपने क्लास को जो है शेयर नहीं किया। ठीक है? कोई बात नहीं, चलते हैं क्लास पे। तो आज की क्लास शुरू करेंगे, कंप्लीट हिंदी कराने वाला हूँ। ठीक है? कम से कम इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, क्योंकि ये क्लास, मैं आपको फिर से बता दूँ, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम को लेकर। इस क्लास से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इस क्लास को जो बच्चा लास्ट तक लगाएगा उसको अपना स्कोर पता चलेगा कि वो जो आपके हिंदी में 37 से 38 क्वेश्चन पूछे जाने हैं कि वो कितने क्वेश्चन कर पाए, किस टॉपिक में उनकी जो है क्या कमियां रही हैं। जिस टॉपिक में उनकी कमियां हैं तो हमारी क्लास वो फिर से लगाएं, या अपनी बुक से भी पढ़ सकता है। इसीलिए हमारा यही उद्देश्य है इस क्लास को पहले लेके आने का। ये क्लास आपके लिए एक मैराथन क्लास होगी। क्यों? इसमें हमने आईना आपको दिखाया है, 35 के 35 चैप्टर मैं इसमें आपके कराने वाला हूँ। तो क्लास को लाइक करेंगे, क्लास को जो है शेयर करेंगे, और जो है लास्ट तक क्लास में जो बच्चा बना रहेगा उसको पता चल जाएगा, आज ही जो बच्चा लास्ट तक बना रहेगा उसको पता चल जाएगा कि उसका स्कोर कितना है। तो क्लास को एकदम सीरियस लेंगे। ठीक है? तो चलें पहले क्वेश्चन पे। ये मैंने बताई आपको 35 जो है चैप्टर हैं, सारे ही क्वेश्चन दिखा दूंगा। 35 के 35 चैप्टर के क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑल पर क्लिक करें, जिससे हमारे क्लास के नोटिफिकेशन आप तक टाइम से टाइम पहुंचते रहें।
और मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ, ये आपकी आखिरी क्लास होगी हिंदी की, इसके बाद कोई भी क्लास नहीं होगी। जिन लोगों ने सपोर्ट किया, फिर से बोलूँगा, उनका जो है धन्यवाद। और जिन लोगों ने जो है ना तो लाइक करते हैं ना ही शेयर करते हैं, जो लोग अभी हल्के में ले रहे हैं ना, उन्हें पता चलेगा 17-18 तारीख को कि जो मैंने कराए हैं कितने इम्पोर्टेंट कराए हैं। कम समय में आपके एक होता है ना कि ज़्यादा समय ले लिया आप कराने में, नहीं, मैंने आपका बहुत कम समय लिया है, कम समय में आपको ज़्यादा चीज़ें कराई हैं। वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, बहुत सारे टॉपिक हैं आपको हिंदी में देखने को मिलेंगे, वो मैंने आपको इस तरीके से समझाए हैं, आप देखते ही उसका राइट आंसर लगा दोगे, वरना आपको बहुत समय लगता है उस टॉपिक को समझने में और करने में। क्लास जो है थोड़ी लंबी चलेगी, ठीक है। तो चलें पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने आने वाला है, देखो ये रही। सबसे पहला क्वेश्चन जो होगा वो होगा आपका, ये रहा आपका, ये किससे होगा? वर्णमाला से। वर्णमाला किसे कहते हैं? चार ऑप्शन आपके सामने, आप देख सकते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, और आपको जो है टॉपिक में करा चुका हूँ, टॉपिक वाइज सारी चीज़ें, वर्णमाला बहुत अच्छे से मैंने आपको पढ़ाई है। तो वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णमाला कहेंगे किसको? वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? वो हो जाएगी वर्ण। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? लिपि चिन्हों के जो क्रमबद्ध समूह हैं उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं क्या? वर्णमाला। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो, मुझे नहीं पता आपके डिक्टो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे या नहीं, लेकिन इतना बता देता हूँ, जो बच्चा इस क्लास को लास्ट तक कर लेगा, आप खुद सपोज करो, यदि आपका चैप्टर क्लियर है, कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ गया, क्या आप क्वेश्चन को छोड़ोगे? नहीं छोड़ोगे ना। एक होती है रटन विद्या, आपने रट लिया तो वो क्या है, एग्जाम में आया तो आपने कर दिया, नहीं आया तो नहीं किया। लेकिन यदि आप चैप्टर को पढ़ लेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे, तो आप एग्जाम में कर पाएंगे उन चीज़ों को। समझिए मेरी बात को, आप एग्जाम में कर पाएंगे। चलें, चलो देखो, वर्णों की समुदाय को क्या कहते हैं? देखो, ये क्वेश्चन चारों कराए ना मैंने, आप एग्जाम उठा के देख लेना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लगाते हैं, मॉक आप लगाते हैं, उनमें देख लेना, इन चारों में से हर मॉक में आपका 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलता है वर्णमाला का। वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? देखो, वर्णों के जो समुदाय है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं क्या हम? वर्णमाला। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हिंदी भाषा में कुल कितने व्यंजन हैं? हिंदी भाषा जो है हमारी, इसमें कुल कितने व्यंजन है हमारे, ये आपको बताने हैं। तो हिंदी भाषा में कुल कितने, हमारे 33 जो हैं व्यंजन हो जाएंगे। शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? एक शब्द है, उसकी सबसे छोटी जो इकाई है वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है आपकी वर्ण। क्या कहलाती है? वो कहलाती है आपकी वर्ण जो है कहलाती है। नेक्स्ट, च छ ज झ का उच्चारण स्थान क्या है? देखो, बहुत ही आसान तरीके से मैंने बोल बोल के आपको समझाया था, जो 25 क्लास कराई थी उसमें, कि किस तरीके से आप इसको पहचानेंगे। च का मैंने क्या बताया था आपको? सभी बच्चे बताएंगे। च का मैंने जो बताई थी पहचान, वो क्या बताई थी? मैंने आपको बताया था च फॉर चालू, और च का कैसे तालू से संबंध बताया था। चालू मतलब तालू। तो च छ ज झ और न का उच्चारण स्थान कहाँ से हो जाएगा? वो हो जाएगा तालू से हो जाएगा। इनका उच्चारण स्थान सभी का आप पढ़ भी चुके हैं, ठीक है, ये सब आपको आता भी है, मैं जानता हूँ। लेकिन आप जो है, जो क्लास कराई हैं उसमें यदि आप एक बार देख लेते हैं तो आपको ये चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएंगी, आप आसानी से क्लियर कर पाओगे। निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन से व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है? देखो, फिर वही क्वेश्चन आ गया, आपको बताना है कि कौन से वर्ण हैं जिसका उच्चारण जो है तालु से होता है। आपने पढ़ा, देखो, च छ ज झैण है, तो क्या है इसमें? ये है हमारा छ, तो इसका उच्चारण स्थान किससे हो जाएगा? वो हो जाएगा तालु से। हिंदी भाषा में मूलत वर्णों की संख्या कितनी है? देखो, हिंदी वर्णमाला में जो मूलत वर्ण हैं उनकी संख्या कितनी है वो आपको बतानी है। आपको पता ही है कितनी है, वो है आपकी 52, 52। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? देखो, हिंदी वालों में आपने पहले बताया वर्णों की संख्या 52, और हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? व्यंजनों की संख्या आपको बतानी है। व्यंजनों की संख्या जो हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी 33। 33 जो है ऑप्शन नंबर सी में हमें दिया हुआ है। नेक्स्ट, देखो, ये आ गए आपके सामने चिन्ह। मैंने आपको बताया था चिन्ह कितने थे, आपके 20 बताए थे। उनकी पहचान कैसे होती है, क्या होती है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। तो निम्नलिखित में से निर्देशक चिन्ह कौन सा है? निर्देशक चिन्ह आपका कौन सा है वो आपको बताना है। तो निर्देशक चिन्ह आपका ऑप्शन नंबर डी में हमें दिया हुआ है। और निर्देशक चिन्ह को और क्या कहते हैं पता है आपको? निर्देशक चिन्ह को जो है और क्या कहते हैं? वो कहते हैं संयोजक चिन्ह, योजक चिन्ह,
समासिक चिन्ह भी इसे कहा जाता है। और पहले में क्या है, ये आपका प्रश्नवाचक चिन्ह, क्वेश्चन मार्क जो है वो प्रश्नवाचक चिन्ह है। और जो हमें ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है वो है आपका क्या, वो है आपका अल्प विराम। और जो ऑप्शन नंबर आपको किसमें बी में दे रखा है वो कौन सा हो जाएगा, आपका पूर्ण विराम। जब हमारा सेंटेंस खत्म हो जाता है तब हम लगाते हैं क्या, पूर्ण विराम। निम्नलिखित में से कौन विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है। देखो, चिन्ह के प्रकार इनमें से कौन सा है एक ऐसा जो नहीं है, तो कौन सा प्रकार हो जाएगा जो नहीं है। देखो ऑप्शन नंबर सी, उपदेशक। उपदेशक जो है ये कोई चिन्ह नहीं होता, निर्देशक होता है, लाघव होता है और विवरण जो है ये चिन्ह के प्रकार होते हैं। बाकी जो है दिया हुआ है वो नहीं होता। देखो, निम्नलिखित वाक्यों में से मोटे छपे शब्द की शुद्ध वर्तनी कौन सी है। ये शब्द है आपको अत्यधिक दे रखा है, इसकी शुद्ध शुद्ध वर्तनी कौन सी है, ये गलत लिखा हुआ है। चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपका सही है, बाकी तीन जो ऑप्शन है वो गलत हैं। आपको बतानी है इसमें से शुद्ध किस तरीके से अत्यधिक लिखा जाएगा। ठीक है, ये आपको बतानी है। शुद्ध वर्तनी मैंने आपको कराई थी, किस तरीके से इनके आप पहचान कर सकते हैं बोलकर, ये सारी चीज़ें मैंने आपको कराई हैं। बस आपने क्लास को जो है सपोर्ट नहीं किया, आपने इन चीज़ों को हल्के में लिया। लेकिन आपको 17-18 तारीख को जल्दी ही पता पड़ जाएगा कौन सी चीज़ें हल्के में हैं, कौन सी भारी में है। तो अत्यधिक जो है इसकी सही जो है शुद्ध रूप कौन सा है। देखो ऑप्शन नंबर ए में जो अत्यधिक दिया हुआ है वो बिल्कुल शुद्ध है, बाकी सब में जो है वो अशुद्ध है। नेक्स्ट, कौन सी वर्तनी शुद्ध है। कौन सी वर्तनी, वर्तनी क्या है, प्रतिनिधि। प्रतिनिधि आपको दिया गया है, इसमें से बताना है कि कौन सी की वर्तनी शुद्ध है। तो शुद्ध कौन से में लिखा गया है, प्रतिनिधि, वो है आपका ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को लगाने से आपको पता चलेगा कि आपका कौन सा टॉपिक अभी भी जो है वो वीक है। मैराथन क्लास लाने का मेरा यही उद्देश्य था कि यदि आपको पहले मैं मैराथन करा दूंगा, आपको पता चलेगा कौन सा चैप्टर आपका वीक है, उसमें आप मेहनत कर पाओगे दोबारा से। और दूसरी बात, यदि आप जो है मैराथन क्लास लगा लेते हैं, जिन बच्चों की तैयारी अच्छी है, तो उन्हें एक रिलैक्स मिलेगा। ठीक है, वो जो है फिर हिंदी को नहीं पढ़ेंगे और चीज़ों को पढ़ लेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत कम समय बचा हुआ है। यदि आप इन चीज़ों को जो है कंप्लीट कर लेंगे, एक एक जो है चीज़ को आपने हिंदी कंप्लीट कर लिया, हिंदी को साइड में रख दिया आपने। ठीक है, उसके बाद आपने रीजनिंग कंप्लीट करी, रीजनिंग को साइड में रख लिया, जी के जीएस बची। उसके बाद जो है सबसे मेन जो रहेगा वो रहेगी करंट अफेयर। आपको यूपी की पढ़नी है और आपको जो है ऑल इंडिया वर्ल्ड की भी जो है करंट अफेयर पढ़नी है, वो भी पूछी जाएगी। तो इन चीज़ों को पहले ही हम जो है कंप्लीट कर लेते हैं, हिंदी को, हिंदी, रीजनिंग, यूपी जीके, इनको कंप्लीट कर लेते हैं, जिससे कि आप जो है और जो हमारे बचे हुए सब्जेक्ट उन पे अपना फोकस बना पाओ। ठीक है, किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं। देखो 4 ऑप्शन है, इसमें से सभी शब्द शुद्ध हैं, कौन सा विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो कौन सा विकल्प है आपका, विकल्प नंबर 1। देखो विकल्प नंबर जो 1 है उसकी जो वर्तनी है सभी वो बिल्कुल शुद्ध हैं। दुस्साध्य, त्रैमासिक, तिलांजलि और दंत, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। बाकी तीनों में जो है किसी ना किसी में कोई ना कोई मिस्टेक आपकी है। देखो अब आपको बताना है अशुद्ध, यही चीज आपको एग्जाम में देखनी है। ऐसा ना हो कि आपने शुद्ध लगा दिया तो अगले क्वेश्चन पे भी शुद्ध लगा दो, नहीं। इसमें पूछा है आपसे अशुद्ध शब्द का चयन करो। इसमें 3 जो है वो शुद्ध हैं, एक कौन सा है, वो शोषक। शोषक जो दे रखा है वो गलत हमें दे रखा है, बाकी तीनों जो हैं वो बिल्कुल सही हो जाएंगे। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, मैंने आपको बताया। स्वर संधि कितने प्रकार की, आपकी 5 प्रकार की होती हैं। इनको कौन कौन से प्रकार हैं वो भी कराए हैं। इनकी पहचान, मेन कारण देखो, हिंदी 25 क्लास मैंने कराई, उनमें से आपको करा दिया, लेकिन उसके बावजूद मैंने एक क्लास अभी 2-3 दिन आपको पहले कराई है, आपको संधि की पहचान कैसे करें। एग्जाम में मेरे भाई 3 से 4 क्वेश्चन संधि के मिलेंगे आपको। ठीक है, तो वहाँ क्वेश्चन आप गलत ना करें, इसलिए मैंने क्वेश्चन जो है क्लास द्वारा से कराई थी। लेकिन वही है कि आपका जो है सपोर्ट वो नहीं मिल पा रहा। कुछ बच्चे हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं, अच्छी बात है, करते रहें। उनका जो तैयारी है उसमें कितना बेनिफिट मिलता है वो आपको एग्जाम में पता चल जाएगा। ठीक है, चलो चलते हैं। देखो स्वर संधि के हमारे कितने 5 भेद होते हैं, कौन कौन से होते हैं डिटेल में समझाऊंगा, बहुत लंबा हो जाएगा। कैसे पहचाने इनको ये भी मैंने आपको बहुत आसान तरीके से बता रखी है कि सब देखते ही आप पहचान जाओगे कौन सी संधि है। देखो विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा, ऑप्शन बी में जो आपको दे रखा है विद्यार्थी, ये बिल्कुल आपका सही है, बाकी जो है वो गलत है। इत्यादि में कौन सी संधि है, देखो इत्यादि शॉर्ट में बताऊंगा, मैंने आपको बताया था इत्यादि में कौन सी संधि हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी कौन सी, यण संधि। मैंने आपको बताया था यण संधि, य रे ले वे के पहले आधा अक्षर आ जाओ। देखो यहाँ य के पहले आधा अक्षर है तय, तो कौन सी, यण संधि। नैन का शुद्ध सही संधि विच्छेद क्या होगा, एक शब्द है आपको नैन, नैन का सही संधि विच्छेद होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नैन, नै प्लस एन, ये होगा नैन का संधि विच्छेद।
ये क्वेश्चन जो करा रहा हूँ आपको आईना दिखाएंगे, ठीक है, आपको पता चलेगा कि आपको कौन सा जो चैप्टर है वो वीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता उसे क्या कहते हैं? उसे भाई सीधा सीधा क्या कहते हैं? बहुव्रीहि समास। आप देख सकते हैं क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है, यूपी ट्रिपल एस सी, यूपी पैट एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। तो कौन सा जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता? बहुव्रीहि, जो तीसरे पद की ओर संकेत करता है, ठीक है, तीसरे पद की ओर, जैसे गजानंद, और जो आपके हो जाएंगे गजानंद हो जाएंगे, किसको कहते हैं? वो कहते हैं किसको? गणेश जी को। तीसरे पद की ओर जो संकेत करे, बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। बहुव्रीहि समास का उदाहरण हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, दशानंद। जिसके 10 आनंद हो, जिसके 10 सर थे, वो कौन थे? वो थे रावण। तीसरे पद की ओर संकेत कर रहा है ना, तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। रसोई घर में कौन सा समास है? रसोई के लिए घर, जहाँ के लिए आ जाएगा, मैंने आपको सीधा बताया कौन सा? तत्पुरुष समास। फटाक से लगा के निकल जाएंगे। नील गाय में कौन सा समास है? देखो नील और गाय, यहाँ आपको क्या मिल गया? यहाँ विशेष्य मिल गया और आपको विशेषण भी मिल गया। जहाँ विशेष्य और विशेषण हो वहाँ हो जाएगा हमारा कर्मधारय समास, ऑप्शन सी। निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करें। तत्सम शब्द मैंने आपको बताया था किस तरीके से इनकी आप पहचान करेंगे, किस तरीके से इनको आप छांटेंगे कि कौन सा तत्सम है, कौन सा तद्भव है। तो तत्सम शब्द मैंने आपको बताया सीधी भाषा में आपके जो है संस्कृत के शब्द तत्सम होते हैं, और तद्भव शब्द जो हिंदी के शब्द वो तद्भव शब्द होते हैं। देखो मैंने आपको बताया था जहां आपको ऐसी रह मिल जाए, कौन सा वो हो जाता है? तत्सम शब्द बनने के चांस ज्यादा होते हैं। तो निष्कृष्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, निकृष्ट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बताना है आपको तद्भव। देखो तद्भव आपको बताना है अमीय, उलूक, इष्टिका, कुपुत्र। तो कौन सा हो जाएगा इसमें से तद्भव? तद्भव मतलब हिंदी का तद्भव हो जाएगा अमीय। अमीय आपका जो है हो जाएगा तद्भव शब्द। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम नहीं है? मतलब तत्सम नहीं है तो इसमें क्या होगा? तद्भव होगा। जब आपका तत्सम इसमें दे रखा है कि भाई तत्सम नहीं है तो कौन सा होगा? तद्भव होगा। तो किशन जो है वो हो जाएगा आपका तत्सम नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा काटना का तत्सम है? काटने का तत्सम क्या हो जाएगा? काटने का तत्सम क्या हो जाएगा? काटना हो जाएगा तद्भव। इसका तत्सम रूप क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा कर्तन। कर्तन ऑप्शन सी में हमें दिया हुआ है। अवनी का विलोम क्या होगा? देखो विलोम पे आ गए। विलोम मैंने आपको दोबारा से कराए थे, अभी 3-4 दिन पहले क्लास कराई थी दोबारा से। अवनी का विलोम हो जाएगा आपका क्या? अंबर। अंबर कौन से में है? वो है आपका ऑप्शन बी में। अवनी का विलोम क्या हो जाएगा आपका? अंबर। विलोम शब्द जो एक दूसरे के विपरीत होते हैं वो विलोम होते हैं। कौटल्य का विलोम क्या हो जाएगा? कौटल्य का विलोम हो जाएगा आपका आजर्ब। आजर्ब ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। नेक्स्ट, अनिवार्य का विपरार्थक शब्द क्या होगा? ये भी मतलब आपको बताना है विपरीत जो होगा क्या होगा। जैसे अमीर का हो गया गरीब, तो ये होते हैं आपके विलोम शब्द। तो इसमें आपसे पूछा है अनिवार्य का जो है विपरीत शब्द क्या होगा? अनिवार्य का विपरीत शब्द जो है क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ऐच्छिक। ऐच्छिक हो जाएगा। अनुकूल का विलोम क्या हो जाएगा? अनुकूल का विलोम बहुत लोग जो है गलत करते हैं। अनुकूल का विलोम जो है क्या होता है? वो होता है प्रतिकूल। प्रतिकूल अनुकूल का विलोम हो जाएगा। अनल का पर्यायवाची, पर्यायवाची जो एक मतलब बताता है ना कि एक के अनेक शब्द जो बताता है, जैसे कि एक नाम के अनेक होते हैं। जैसे कमल को आप बोल सकते हैं, कमल को क्या बोलते हैं आप? नीरज भी बोलते हो, पदम भी बोलते हो, ये होते हैं कमल कमल के। इस तरीके से आपको बताना है अनल का पर्यायवाची शब्द क्या है। अनल का पर्यायवाची शब्द आपका हो जाएगा क्या? अग्नि हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अज्ञानी का पर्याय नहीं है? मतलब अज्ञानी जिसको ज्ञान ना हो उसका पर्यायवाची नहीं है। क्वेश्चन को समझना है, गलत नहीं करना है। आपको बताना है कि नहीं है, तो भिज्ञ हो जाएगा। अज्ञ भी हो जाएगा, मूर्ख भी हो जाएगा और अनभिज्ञ भी हो जाएगा। लेकिन इसमें कह रहा है अज्ञानी का पर्याय नहीं है, तो कौन सा नहीं है? वो भिज्ञ नहीं है। निम्नलिखित में से पर्यायवाची तालाब का बताना है। देखो आपको बताना है तालाब। बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में कि तालाब का पर्यायवाची क्या होगा? तालाब का हो जाएगा पुष्कर, ऑप्शन ए। थोक का पर्यायवाची है, थोक शब्द आपको दिया गया है, थोक का पर्यायवाची हो जाएगा क्या? थोक का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन आप मुझे कमेंट करके बताएंगे इसका राइट आंसर कि थोक का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। ये क्वेश्चन आपके लिए पूरी क्लास में यही क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा। आप लोग कहाँ से क्लास देख रहे हैं वो भी हमें बताएं, ठीक है। और ये क्वेश्चन आप राइट आंसर इसका हमें देंगे। किसी की सहायता करने वाले के लिए एक शब्द। देखो अनेकार्थी शब्दों में आप घुस गए। हम आपको बताना है किसी की सहायता करने वाले के लिए एक शब्द क्या होता है। किसी की सहायता करने वाले को क्या कहते हैं? सहायक। मैं भी यही कहूँगा, आप जो है हमेशा किसी ना किसी की सहायता करें और उस बंदे की सहायता करें, उस व्यक्ति की सहायता करें जिसको ज़रूरत है, ठीक है, उसकी आप ज़रूर सहायता करें। जो खाने योग्य न हो, जो खाने योग्य ना हो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे अखाद्य। अखाद्य कहेंगे जो खाने योग्य ना हो। जो अपने स्थान पर
अब जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके, ठीक है, जो अपने स्थान और स्थिति से अलग न किया जा सके उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अच्युत। ऑप्शन ए। जिस स्त्री के पुत्र व पति न हो, इस वाक्य के लिए कौन सा शब्द होगा? जिस स्त्री के पति और पुत्र दोनों ही जो है नहीं होंगे, उसके लिए क्या कहा जाएगा? उस स्त्री को कहते हैं अवीरा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सौमित्र शब्द में सौमित्र शब्द निम्न में से किसका समानार्थी है? देखो समानार्थी शब्द आपके सामने आ चुके हैं। आप सौमित्र का समानार्थी हो जाएगा आपके लक्ष्मण। ऑप्शन ए। दिए गए विकल्प में से सखा का समानार्थी शब्द सुनिए। देखो सखा आपने बहुत बार सुना है, सखा का समानार्थी हो जाएगा क्या आपका? वो हो जाएगा मित्र। मित्र आपका फ्रेंड, ठीक है। और फ्रेंड हमेशा ऐसे बनाओ भाई जो आपके काम आए, ठीक है। फालतू के फ्रेंडशिप से बचो। तरणी, तरणी और तरणी शब्द युग्म का सही अर्थ बताइए। देखो ये आपको बताने, तरणी और तरणी इनका सही युग्म आपको बताना है कि कौन सा बिल्कुल सही होगा। आप तो सोच रहे होगे भैया ने भाई कोई शायरी भी ना सुनाई है। चलें, चलो तो कर लेते हैं, बहुत देर होगी, तुम्हें पढ़ते पढ़ते बोर हो रहे होगे, है ना, पता है मुझे तुम्हारी। हाँ, दांत मत खिलखिलाओ। और सभी लोग जो है क्लास को लाइक शेयर कर देंगे। जिन्होंने अभी भी लाइक शेयर ना करा ना, तो बता रहा हूँ आज की लास्ट क्लास है, आज के बाद तुम्हारा भाई क्लास ना देगा आपके एग्जाम तक हिंदी की। चलें तो चलो एक पढ़ लेते हैं आपके लिए एकदम खतरनाक वाली, कि कुछ चढ़ गया है नशा तेरा ऐसा कि और कोई नशा चढ़ता नहीं है। छीन लेते हैं किताब आज मेरे हाथों से मेरे माँ बापू, जो कभी कहते थे कि मेरा बेटा पढ़ता नहीं है। ठीक है, तो ऐसा नशा चढ़ाओ, वर्दी का नशा आपको चढ़ाना है। आपको पता है एग्जाम 17-18 जो है आपका फरवरी को है। क्लास को लाइक करेंगे, क्लास को शेयर करेंगे। चले क्वेश्चन पे, तो फटाफट से इसका राइट आंसर बताओ। देखो तरणी और तरणी आपको शब्द दिए गए हैं, इनका राइट आंसर क्या होगा? देखो इस तरणी जो है इसका मतलब क्या होगा? तरणी का मतलब जो होगा, इस तरणी का मतलब होगा आपका क्या? सूर्य। और ये तरणी पीछे वाला है, इसका होगा नाव। तो ये राइट आंसर ऑप्शन डी। कांति और कलांति शब्द का सही युग्म आपको बताना है। कांति और कलांति इसका सही युग्म बताना है आपको। कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, चमक और थकावट। इस कांति का मतलब होगा चमक और कलांति का मतलब होगा थकावट। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, अभय, अभय उभय शब्द का सही युग्म बताइए। देखो अभय और उभय इसका आपको बताना है आप सही। अभय और उभय देखो बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, इनका सही बताना है। ये सुनने में देखने में एक से लगते हैं, लेकिन इनका शब्द जो है वो अलग निकलता है। अभय और उभय इनका क्या होगा? ऑप्शन ए। देखो इस अभय का मतलब है निर्भय और उभय का मतलब है क्या? दोनों। अली और अली, इस अली का और इस अली का आपको मतलब बताना है। अली, अली का मतलब क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा भौरा और सखी। इस अली का मतलब होता है भौरा और इस अली का मतलब होता है क्या? सखी। चले नेक्स्ट, चलो खाला का घर का अर्थ क्या है? देखो मुहावरे आ गए आपके सामने। खाला का घर मैंने कराए मुहावरे भी। आप कह देते हैं ना यार दोस्त आपस में, अबे तेरी तो खाला का घर है। खाला का घर होने का अर्थ क्या होगा? इसका जो अर्थ होगा वो होगा आसान काम। आसान काम होता है। गूलर का फूल मुहावरे का सही अर्थ क्या है? गूलर के फूल मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा दुर्लभ वस्तु। दुर्लभ वस्तु हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में। आपको पता है गूलर जो होता है उसका खाने का फल होता है, उसके अंदर बहुत सारे कीड़े होते हैं, बहुत सारे भुनका होते हैं। ऊपर से बड़ा ही सुंदर अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही उसको आप फोड़ोगे ना, अंदर से भुन के निकलेंगे बहुत सारे कीड़े। बहुत दिनों बाद दिखाई दिखना का सही अर्थ क्या है? बहुत दिनों बाद दिखने का सही अर्थ क्या हो जाएगा? बहुत दिनों बाद दिखना, बोलते हैं ना कि यार दोस्त बोलते हैं कि भाई आज तो बहुत दिनों बाद दिखा, तू तो बिल्कुल भाई बिल्कुल ईद का चांद हो रहा, ईद का चांद हो रहा है, तो ईद के चांद बन जाओ तुम एग्जाम तक। ठीक है, मुहावरे का अर्थ लिखे। देखो उल्टी गंगा बहना, उल्टी गंगा बहने का सही अर्थ क्या होगा? विपरीत काम करना। ठीक है, परिस्थिति के विपरीत काम करना हो जाएगा उल्टी गंगा बहने का मतलब। देखो जो सब संज्ञा की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? जो सब संज्ञा की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं भाई विशेषण। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहेंगे? फटाफट से राइट आंसर होगा, उसे भी क्या कहेंगे हम? उसे कहेंगे भाई विशेषण। देखो अब आपको बताना है लिंग। ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तित कीजिए। ठठेरे का लिंग परिवर्तित करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा ठठेरिन। ऑप्शन सी। विद्वान का स्त्रीलिंग रूप बताइए। विद्वान बहुत बार पूछा जाता है, इसका स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? वो होता है विदुषी। विदुषी ऑप्शन नंबर बी में हमें दिया हुआ है। मैं चलती थी, मैं का बहुवचन क्या होगा? देखो मैं चलती थी में मैं जो है अपने लिए बोला है, इसका बहुवचन रूप आपको बताना है क्या होगा। तो मैं का क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा हम।
निम्नलिखित में से किसका प्रयोग केवल बहुवचन में होता है? कौन सा शब्द है जिसका प्रयोग बहुवचन में होता है, बहुत ज़्यादा बार रिपीट होता है एग्जाम में? वो है प्राण। प्राण एक ऐसा शब्द है जिसका जो है बहुवचन में प्रयोग होता है। राजा सेवक को कंबल देता है वाक्य में निम्नलिखित पद का कौन सा कारक है? ये जो आपका दे रखा है ना अंडरलाइन, इसका आपको बताना है कौन सा कारक है। तो ये हो जाएगा संप्रदान कारक। अब संप्रदान कारक कैसे होगा? देखो, राजा सेवक को कंबल देता है, सेवक के लिए भी होगा है। किसको कंबल दे रहा है? सेवक के लिए। क्यों? क्योंकि उसे ठंड लग रही होगी तभी तो कंबल दे रहा है। राजा सेवक को कंबल देता है। और संप्रदान में आता है संप्रदान के लिए जहां आएगा वहां होगा संप्रदान कारक। वह अगले साल आएगा वाक्य में कौन सा कारक है? वह अगले साल आएगा वाक्य में कौन सा कारक है? वो है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक। वह अगले साल में पर जहां भी आ जाएगा वहां आ जाएगा क्या? आपका अधिकरण कारक। तो अगले साल में आएगा तो क्या हो जाएगा? अधिकरण कारक। इनकी पहचान कैसे होती है वो भी मैंने आपको बताया, ठीक है। तो वो भी मैंने जो है आपको बताया। देखो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। देखो, जिस शब्द संज्ञा की विशेषता बताता है उसे क्या हम विशेषण कहते हैं, और जिस विकारी शब्द में संज्ञा की व्युत्पत्ति मर्यादित होती है उसे क्या कहते हैं? उसे भी विशेषण हम कहते हैं। नेक्स्ट देखो, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? क्रिया का जो मूल रूप है उसे हम क्या कहते हैं? तो ये तो सबको ही पता होगा भाई, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? हम धातु कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया कौन सी है? सकर्मक क्रिया बहुत अच्छे से समझिए, लिखना। ये हो जाएगी सकर्मक क्रिया। वह क्रिया जिसमें किसी काम का होना पाया जाता है, ठीक है, वो होती है सकर्मक। चलना, मुस्कुराना, सोना, ये होती है अकर्मक क्रिया, ठीक है। लिखना, देखो राम पत्र लिखता है, क्या कर रहा है? वो पत्र को लिख रहा है। तो कौन सी शकर्मक? जिसमें क्रिया का होना पाया जाए। तो शकर्मक क्रिया वो होती है जिसमें नहीं पाया जाता क्रिया का होना, वो अकर्मक। बच्चा गया, इस वाक्य में प्रयुक्त काल है। देखो बच्चा गया, इसमें प्रयुक्त काल कौन सा है? बच्चा गया मतलब इसमें हो जाएगा क्या? आपका सामान्य भूत। क्या? बच्चा गया, तो क्या हुआ? बच्चा जो है गया है, वो कब गया है? बिल्कुल अभी गया है, ठीक है। तो वो हो जाएगा बच्चा गया, वो हो जाएगा किसके? सामान्य भूतकाल के अंतर्गत। अभी अभी राधा सो गई है, अभी अभी जो है राधा क्या हुआ है? सो गई है। तो क्या है? ये है आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल, जहां अभी अभी इस तरीके के शब्द आ जाएंगे वो आसन्न भूतकाल के अंतर्गत आपके चले जाएंगे। मैं खाता हूं, कर्मवाच्य रूप क्या होगा? मैं खाता हूं, इसका कर्मवाच्य रूप क्या होगा? ये आपको बताना है। तो कर्म कब होगा? जब वो करेगा। मैं खाता हूं तो इसका हो जाएगा मुझसे खाया जाता है, मतलब मेरे द्वारा जो है खाया जाता है। तो ये हो जाएगा क्या? कर्म वाच्य, ठीक है। इसमें कह रहा है मुझसे खाया जाता था आ गया, ये गलत हो जाएगा। मेरे से खाया जाता है, मेरे से नहीं होता, ये गलत हो जाएगा। मुझसे खाया नहीं जाता, ऐसा नहीं है, ये हो जाएगा भाववाचक में। निम्नलिखित में से कौन सा भाववाचक का उदाहरण है? भाववाचक का उदाहरण आपको बताना है फटाफट से। भाववाचक जिसको हम जो है कह सकते हैं एक भाषा में कि थाली में नहीं रख सकते, उसको होता है हमारा भाववाचक। धूप, वो है धूप में चला नहीं जाता। धूप में चला नहीं जाता, धूप को आप ले सकते हैं क्या थाली में? नहीं। तो धूप में चला नहीं जाता, जहां जाएंगे ऐसी नहीं नकारात्मक चीजें, नेगेटिव चीजें, वहाँ भाववाचक संज्ञा आपकी हो जाती है। अव्यय के भेद कितने हैं? अव्यय के भेद होते हैं कितने? तो अव्यय के होते हैं आपके 4 भेद। कौन से होते हैं वो मैंने डिटेल में आपको पढ़ाई है पिछली क्लासों में, उन क्लासों को देखेंगे। राम घर गया और शाम बाजार गया। राम घर गया और शाम बाजार गया, ये कौन सा काम कर रहा है? देखो, और जो कर रहा है अंडरलाइन कर रखा है, और क्या कर रहा है? वो कर रहा है संयोजक का काम, मतलब जोड़ रहा है एक दूसरे को। राम गया और शाम बाजार गया, राम घर गया और शाम जो है बाजार गया, ये क्या कर रहा है? संयोजन का काम, संयोजक का जो है काम कर रहा है, एक दूसरे को जोड़ने का जो है काम कर रहा है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से उपसर्ग हैं। देखो उपसर्ग जो शब्द के आगे लगते हैं, बस इतना ही समझना है। आप चाहे 200 क्वेश्चन कर लो इस चैप्टर के, बस आपको इतना पता होना चाहिए। उपसर्ग जो शब्द के आगे लगते हैं, प्रत्यय जो शब्द के पीछे लगते हैं। उपसर्ग है तो कौन सा शब्द है जिसमें उपसर्ग है? देखो पराज्य, पराज्य में उपसर्ग है परा, पराज्य में उपसर्ग परा हो जाएगा। निर्गुण शब्द में उपसर्ग है, निर्गुण में गुण में उपसर्ग हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निर जो है ये हो जाएगा उपसर्ग। अब आपको बताना है औपचारिक शब्द में प्रत्यय लगा है। औपचारिक में प्रत्यय जो लगा है वो आपका इक लगा है, मतलब औपचार प्लस इक, तो ये बन गया औपचारिक। प्रत्यय शब्द के बाद और उपसर्ग शब्द के पहले। आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है? आंशिक एक शब्द है, इसमें जो है प्रत्यय क्या बनेगा? वो बनेगा इक, अंश प्लस इक, तो आंशिक आपका ये बन जाएगा। नेक्स्ट, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते कितने होते हैं? अर्थ के आधार पर आपको वाक्य के भेद बताने हैं।
तो अर्थ के आधार पर वाक्य के आपके 8 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं बिल्कुल डिटेल में बताया मैंने आपको, आप जानते भी हैं ये चीज़ें। वाक्य का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है? वाक्यों का जो वर्गीकरण है वो कितने जो है प्रकार से होता है? 2 प्रकार से जो है वो होता है। नेक्स्ट, शुद्ध वाक्य छांटिए। देखो 4 आपको दिए हैं, इनमें से आपको शुद्ध बताना है शुद्ध कौन सा सेंटेंस है जो लिखा गया है। तो मेरे हिसाब से इसमें ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। देखो, उस वन में प्रातःकाल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता है। ठीक है, तो पहला पढ़ेंगे, उस वन में प्रातःकाल के समय, प्रातःकाल जहाँ गया वहाँ समय नहीं आएगा। उस वन में सुबह के समय, सुबह के समय भी, सुबह के साथ भी समय नहीं आएगा, सुबह तो खुद समय है। उस वन में सवेरे के समय, ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं? हिंदी भाषा की कितनी जो है विख्यात बोलियां हैं? तो कितनी हैं? वो हैं आपकी कितनी? 5। 5 जो हैं इसकी विख्यात बोलियां हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है? तो कौन सी बोली है जो उत्तर प्रदेश में बोली जाती है? देखो, बुंदेली और कन्नौजी दोनों हो जाएंगी आपकी। आपकी सीबी और जो है आपकी डी, ये दोनों हो जाएंगी, बुंदेली भी और आपकी कन्नौजी जो उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। कौन सी बोली कहाँ बोली जाती है, कौन सी उपभाषा है, पूरी कराएं डिटेल में क्लास। बस बोला था ना मैंने स्टार्टिंग में, आप जो है सपोर्ट नहीं करते उन चीज़ों को। 5-10 मिनट की क्लास है, पूरी बोली खत्म हो जाएगी, आपकी पहचान जाओगे कौन सी बोली कहाँ है। देखो, कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है? कौन सी भाषा का संबंध किस परिवार से है, ये भी मैंने डिटेल में कराई। देखो, कन्नड़ का जो संबंध हो जाएगा वो हो जाएगा द्रविड़ भाषा परिवार से। कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है? देखो, इनमें से कौन सी एक ऐसी भाषा है जो पंजाबी भाषा है, देखो ये प्राचीन नहीं है आपकी। अपभ्रंश हुआ, प्राकृत हुआ और संस्कृत, ये आपकी हो जाएंगी कौन सी प्राचीन भाषा। किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहते हैं? रस जो होते हैं आपके, आपको पता है 9 प्रकार के होते हैं आपके। किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहते हैं? तो कौन सी हो जाएगी? वो हो जाएगी स्थाई भाव। स्थाई भाव ऑप्शन नंबर डी। रस, बिल्कुल मैंने बिल्कुल जैसे रस निकल रहा है ना बाहर, जैसे रस आपको फील आ रहा है रस, तो उसी तरीके से मैंने आपको समझाया रस की कैसे, किस रस को आप पहचानेंगे बिल्कुल डिटेल में। कोई समय आपका वेस्ट नहीं किया, बहुत कम समय में बिल्कुल डिटेल में, बिल्कुल नोट्स आपको मैंने वहाँ दिए थे। लेकिन चलो ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। अमर्स क्या है? एमर्स जो है वो क्या है? वो क्या हो जाएगा? ये भी मैंने आपको बताया, वो एक संचारी भाव। कौन सा? संचारी भाव, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, इन पंक्ति में कौन सा अलंकार है? चारु चंदन की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। तो कौन सा जो है अलंकार है? कितना बेस्ट तरीका मैंने आपको बताया था, बिल्कुल लिख के आपको दिखाया था किस तरीके से इस रसों को आप जो है अलंकारों को आप पहचानेंगे। ठीक है, तो आप बताइए इसमें कौन सा अलंकार है जहां वर्णों की आवृत्ति जो है बार बार हो रही है? देखो, च च च, ये क्या है? बार बार आ रही है, तो कहाँ हो जाएगा? वो हो जाएगा कहाँ? अनुप्रास में हो जाएगा। देखो, मालत फेरा जग भया, फिरा ना मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। देखो, यहाँ कैसे पहचानेंगे ये भी मैंने आपको बताया था। यहाँ कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका यमक। ठीक है, यहाँ जो वर्ण जो है आपका जो है अक्षर बार बार आ रहा है। देखो, मन मन यहाँ आ रहा है बार बार, और इनका जो है अर्थ वो जो है अलग है। ठीक है, बार बार आ रहा है, तो यमक अलंकार हो जाएगा। किस तरीके से पहचानना है ये भी मैंने आपको बताया था। छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं यति, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से सममात्रिक छंद का कौन सा उदाहरण है? सममात्रिक छंद कौन से होते हैं? असममात्रिक छंद कौन से होते हैं? पूरे मैंने आपको बताए हैं डिटेल में, तो इस में आपको बताना है कि सममात्रिक छंद कौन सा है। सममात्रिक छंद जो है आपका चौपाई हो जाएगा, दोहा, सोरठा, ये नहीं होंगे। आप जो है इसमें ऑप्शन नंबर डी पर जाते हैं, लेकिन इसका ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर है। हिंदी साहित्य के इतिहास के किस काल को वीरगाथा काल भी कहा जाता है? आपका जो आदि काल है उसको क्या कहा जाता है? वीरगाथा काल भी कहा जाता है। पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के किस काल में लिखी गई थी? पृथ्वीराज रासो किस में लिखी गई थी? वो लिखी गई आपकी आदि काल में, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। देखो, मैंने डैश डैश में सोचा कि भला ऐसा क्या होता है, तो उचित शब्द में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ये 4 ऑप्शन आपको दिए हैं कि यहाँ कौन सा शब्द आएगा जो इसको पूरा करेगा। तो इसमें जो आएगा वो आएगा आपका मन। देखो, मैंने मन में सोचा कि भला ऐसा क्या होता है। ठीक है, अगर यहाँ लिखोगे मैंने अंतकरण में सोचा, ये गलत हो जाएगा। मैंने चित्त में सोचा, मैंने आत्मा में सोचा, ये गलत हो जाएगा। इस वर्ष हिंदी साहित्य की डैश कुछ अवरुद्ध रहेगी, तो इसमें जो है आपको फिल करना है कि कौन सा जो है सही होगा। वो होगा कौन सा? प्रगति। प्रगति आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। इस वर्ष हिंदी साहित्य की प्रगति
कुछ अवरुद्ध रहेगी। ऑप्शन 20 का राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आपको जरूर ऐसे देखने को मिलेंगे, मैंने कराए भी हैं आपको। देखो ये रहेगा, ये पहले पर ही आएगा, ये छठे नंबर पर आएगा, लेकिन ये बीच में जो शब्द दिए ना आपको, ये रे ले वे, ये कौन से स्थान पर आएंगे वही आपको जो है सेट करना है। तो कौन से स्थान पर आएंगे, राइट आंसर इसका होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। वो कैसे होगा पढ़ लेते हैं। देखो मजदूरों की बस्ती में, फिर आएगा आपका रे, व्यक्ति की अपेक्षाकृत अनजान होते थे होने से, अब आएगा वह, तथा मनोरंजन शिक्षा आदि की सुविधाओं, फिर आएगा लय, और कार्यकारी और कल्याणकारी कार्यकलापों के न होने से, फिर आएगा आपका यह, वहाँ के बेकार रहने वाले व्यक्ति के बिगड़ने की संभावना बनी रहती है। तो इस तरीके से आपको जो है फिल करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और क्लास भी आपकी जो है समाप्ति की तरफ है। हमने आपके 35 चैप्टर कराई, बहुत मेहनत से ये क्लास कराई है, इसीलिए ये क्लास आपके सामने लेकर आया हूँ, जिससे कि मैं आपका भला चाहता हूँ। मैंने आपको जो है 100% दिया है, ठीक है। इस तैयारी में मैंने आपको 100% दिया है, लेकिन आपकी तरफ से मेरे को 25% ही मिला है, ठीक है। जैसे कि मैंने उम्मीद नहीं की थी। ये सीरीज चलाने से पहले देखो हिंदी कराई, आपकी यूपी जीके कराई, रीजनिंग कराई, और जीके भी करा रहा हूँ। तो ये सीरीज शुरू करने से पहले मैंने आपके लिए बहुत मेहनत की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे, सारे क्वेश्चन सेलेक्ट किए, देखे। मुझे लगा कि आप लोग जो है बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, क्योंकि मुझे लगा कि आप बहुत ज़्यादा सीरियस हैं एग्जाम को लेकर, लेकिन आपने सपोर्ट नहीं किया। मैंने आपको कम समय में अच्छी चीज़ें दी, ठीक है। तो चलते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो, आज जो है, आज भी मैंने आपका बहुत कम समय जो है वेस्ट किया है। बीच में आपको एक शायरी सुनाई है, और एक मोटिवेट शायरी और सुनाएंगे आपको। पहले कर लेते हैं क्वेश्चन आपका, ठीक है। चलो देखो अब सुनाता हूँ कुछ। ये आजकल के बच्चों के लिए है। जो बच्चे आजकल जो है, क्या होता है कि मोबाइल में जो है बच्चे बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, ठीक है। तो वो क्या है, पूरे दिन मोबाइल में लगे रहते हैं, जबकि मोबाइल चलाना ठीक है, लेकिन उसका सदुपयोग ना कि दुरुपयोग, ठीक है। गेम खेलते रहते हैं पूरे दिन, उसमें टाइम वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो मैं उन बच्चों को कहना चाहता हूँ, ठीक है, कि वो कहते हैं ना दोस्तों, उदास फिरती हैं आजकल मोहल्ले में बारिश का पानी, कि उदास फिरता है आजकल मोहल्ले में बारिश का पानी, क्योंकि किश्ती बनाने वाले बच्चे आजकल मोबाइल से इश्क कर बैठे हैं। पहले देखा था आपने, बारिश में जो है वो कागज की नाव बनाते थे छोटे बच्चे, उसको मतलब खेलते थे। अब क्या है, वो सब चीज़ें खत्म हो गई, क्योंकि बच्चे जो हैं वो मोबाइल से मोहब्बत कर बैठे, ठीक है। तो क्लास को लाइक और शेयर करेंगे फटाफट से। जो है 2 क्वेश्चन बचे हैं, इनको भी जो है कर लेते हैं। इसका राइट आंसर हमें फटाफट से आप बताएंगे। चलें, चलो देखो, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत नियुक्ति, छुट्टियों की स्वीकृति एवं पदवृद्धि आदि की सूचनाएं दी जाती हैं? ये कौन से होते हैं? ये आपके पत्र लेखन से जो है क्वेश्चन है वो बनते हैं। तो वही क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका कार्यालय आदेश। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग सरकारी स्तर पर अधिकार भारतीय गजटों में प्रकाशित सरकारी नियम, आदेश, अधिकार और नियुक्तियों की सूचना के प्रसंग में होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्या? अधिसूचना। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आज का आखिरी क्वेश्चन होगा। जिन लोगों ने ना पूरी क्लास देखी है और अभी भी क्लास को लाइक शेयर नहीं किया, तो भाई समझ जाओ फिर आप। चलें, देखो पढ़ते हैं इसको। इसको पढ़ने के बाद इसमें क्या होता है, आपके 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं। उनका आपको इसी जो है, जो हमें दिया गई है लाइन, ये इसी में ही इसका आंसर छुपा होता है, वही हमें बताना होता है। पढ़ें। अनुशासन जीवन की प्रत्येक स्थिति में आवश्यक है। अनुशासन सैनिक जीवन का आत्मा है। परिवार में सद्भाव बनाए रखने के लिए इसकी आवश्यकता पहले है। समाज और राष्ट्र में शांति और सद्भावपूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए इसकी आवश्यकता है। ईश्वर की स्मृति में यदि अनुशासन नहीं है तो अराजकता फैल जाएगी। यह विश्व तुरंत अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो ये था। अब इसमें पढ़ते हैं। देखो, अनुशासन क्यों आवश्यक है, इसमें आपको दिया गया है। इसका राइट आंसर क्या होगा, आपको बताना है अनुशासन क्यों आवश्यक है। तो क्यों है, देखो वो है ऑप्शन नंबर बी में। देखो, परिवार में सद्भाव और समाज तथा राष्ट्र में शांति और सद्भावपूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए जो है, क्या है, अनुशासन की आवश्यकता है। तो आपने ये कंप्लीट जो है क्लास लगाई, ये आपकी मैराथन क्लास थी। क्वेश्चन भले ही कम थे, लेकिन आपको एक आईना दिखाया है पूरा। आपको पता चला होगा कि आपने कौन से चैप्टर में कम मेहनत की है, कौन सी क्वेश्चन आपकी समझ में नहीं पाई। अभी भी टाइम है, आप जो है कंप्लीट जो है कराए हैं मैंने प्रैक्टिस सेट, वो लगा लें,
ठीक है। यदि आप वो भी नहीं लगाते तो आपको पता है कि आप कौन से जो है सब्जेक्ट, आपका कौन सा जो है ऐसा चैप्टर रहा जिसमें आप स्कोर अपना नहीं कर पाए, कौन से आपकी चैप्टर ने आपको दिक्कत दी है, इसीलिए मैंने आपको मैराथन क्लास कराई है। इसके बाद आपकी हिंदी की कोई भी क्लास जो है नहीं होगी। बाकी आपकी रीजनिंग कराई दी, यूपीजी के करा दी, आपकी जो है जीके की कराएंगे, जीके के वो टॉपिक कराएंगे जिनसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जिन लोगों ने अभी भी क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक करेंगे, क्लास को शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद।